सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर। सो इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। हम लोगों ने रोडवेज देखा था और अब हम देखेंगे क्या रेलवेज के बारे में हम जानेंगे। सो रेलवेज क्या है? रेलवेज लाइक प्रिंसिपल मोड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवेज, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं हम साइट सीइंग में जा सकते हैं, पिलग्रिमेजेस में जा सकते हैं। पिलग्रिमेज क्या होता है? पिलग्रिमेज जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। बहुत हैवी हैवी सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर दूर के डिस्टेंस में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जा सकते हैं एक साथ, बहुत सस्ता पड़ता है। अगर चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम इसे कह सकते हैं, लाइक चीपेस्ट मोड हमारा वाटरवेज है, बट हम हर जगह वाटरवेज में तो नहीं जाते। सो ये भी है हमारा चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सस्ता है रेलवेज भी। फॉर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ये बहुत सस्ता पड़ता है बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर हमें लाइक बिजनेस के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। बड़े बड़े जो रॉ मटेरियल्स है उन सारे को ले जाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए हम रेलवेज का इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे ज्यादा ये है कि 150 साल से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हमारे इंडिया के लिए। फिर यहाँ पर है कि रेलवे नेटवर्क कितना ज्यादा फैला हुआ है, लाइक 7,133 स्टेशन है, 64,460 किलोमीटर्स में फैला हुआ है ये नेटवर्क। 9,230 लोकोमोटिव्स है, 53,220 पैसेंजर ट्रेन है या पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है, एंड 6,493 कोच व्हीकल्स के साथ साथ हमारे पास क्या है, 2,29,381 वेगन्स है। तो ये सारा तो हमारा 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से ये सारी चीजें। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज का अगर हम बात करें तो ये तो जस्ट फैक्ट्स था कि कितने कितने सारे रेलवेज मतलब ट्रेन है, नेटवर्क कितना किलोमीटर्स में फैला हुआ एंड ऑल दैट। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें रेलवे स्टेशन की, तो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि हम लाइक पहाड़ों के ऊपर नहीं बना सकते रेलवेज, हम डिजर्ट एरियाज में नहीं बना सकते रेलवेज, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को उन सारे जगहों पर बनाना हम नहीं बना पाते। सो वो सारे जगहों पर रेलवेज नहीं पहुंच पाती। फिर क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं हमारे रेलवेज को। लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स में वास्ट लेवल लैंड है और यहाँ पर हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है और रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है हमारे रेलवेज को ग्रो करने के लिए। और वहीं पर वहां पर रिवर्स भी है, बट रिवर्स की वजह से क्या होता है ना, रिवर्स में हमें बड़े बड़े ब्रिजेस चाहिए रेलवेज के लिए, जिसमें बहुत खर्चा पड़ता है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज तो हुआ ना। लाइक अगर एडवांटेज हम देखें कि बहुत सस्ते में हो जाता है, तो डिसएडवांटेज हुआ कि सस्ते में पैसेंजर्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो डिसएडवांटेज में तो हुआ ना, बहुत ज्यादा कॉस्ट है, बहुत ज्यादा महंगा है। ऑल दो बहुत सारे सामानों को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, रॉ मटेरियल से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। बट हिली एरियाज में हम नहीं बना सकते ना, रेलवे लाइन्स हम हिली एरियाज में नहीं बना सकते। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, रिवर्स के ऊपर हमें ब्रिजेस बनाने की जरूरत है। हीली टेरेन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन, वहां पर जो रेलवे ट्रैक्स है वो लो हील्स में ही बनाया जा सकता है या गैप्स या टनल्स में बनाया जा सकता है, हील्स के ऊपर से नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए हमें जो हील्स है उनमें टनल्स बनाने पड़ते हैं या फिर जो गैप्स है उनके बीच में से निकालना पड़ता है। सो बहुत ही ज्यादा पैसा लग जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता है उसका। एंड यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या है, हाई रिलीफ अनफेवरेबल कंडीशन से, बहुत ज्यादा हाई रिलीफ की वजह से, कहीं कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से वहां पर नहीं बनाया जाता है रेलवेज। अब रेलवेज बनाएंगे कहाँ? जहां पर फायदा होगा, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी। अब कम पॉपुलेशन है तो रेलवेज बनाकर फायदा क्या है? कोई जाएगा तब तो उसका लाइक कमाई होगा ना। जब कोई जाएगा ही नहीं, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो फिर फायदा ही क्या हुआ रेलवेज बनाकर? बिकॉज रेलवे लाइंस बिछाने में तो बहुत महंगा लग जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं। सो इस वजह से इवन सैंडी प्लेन्स जो राजस्थान है, गुजरात है, फॉरेस्टेड एरियाज, वहां पर भी नहीं बनाए जा सकते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे के सारे जगहों पर स्वैम्पी और थोड़ा फॉरेस्ट जगह है, तो कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पे भी नहीं बनाए जाते। ऑल्दो इन सारी जगहों पर है, बट कहीं कहीं पर नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट के बीच में से नहीं निकाल सकते, रिस्की हो जाता है। In recent times, the development of Konkan railways along with West Coast has facilitated the movement of passengers and goods in the most recent economic region of India. So ये तो था थोड़ा बहुत हमारा टोपोग्राफिकल कंडीशन की वजह से ना परेशानी।
बट टोपोग्राफिकल कंडीशन के अलावा भी बहुत समय क्या होता है, रेलवे लाइन सिंक कर जाती है, लैंडस्लाइड्स की वजह से, बाढ़ आने की वजह से परेशानी होता है, फॉग और ये सारे की वजह से भी परेशानियां होती है। So, ये सारे तो थे टोपोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिकल। बट उसके अलावा जो मेजर प्रॉब्लम्स है जो रेलवे को फेस करना पड़ता है वो क्या है, वो ये है कि अलग अलग डिफरेंट टोपोग्राफिकल कंडीशन जैसे हम लोगों ने कहा, फिर है कि हम लोगों को लाइक ट्रैक्स और लैंडस्लाइड्स वाला, ये भी मैंने बता दिया। उसके अलावा है ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स। बहुत से लोग होते हैं ना जो लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, तो इससे क्या होता है, अब बोलोगे कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, एक दो लोग अगर चले भी जाए बिना टिकट के तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ता है कि जो लोग के पास टिकट है उन लोगों को सीट नहीं मिलती, एंड जो जिन लोगों के पास टिकट नहीं है वो लोग इजीली अगर चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गवर्नमेंट के पास फिर पैसे फंड नहीं जाती कि वो मेंटेन कर सके। मेंटेनेंस होता कहाँ से, किस फंड से, हमारे टिकट के पैसों से ही ना। एक तो टिकट का कॉस्ट इतना मिनिमल है, इतना कम है। अभी का सिनेरियो की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो बहुत सारे जगह पर लाइक रेलवेज प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। सो प्राइवेटाइज करने के बाद का सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। बट जो पहले हमारे प्रॉब्लम्स थे थोड़े बहुत अभी भी हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग, हम इंडियंस हैं, हमें तो वो जो फोम होता है उसे उखाड़ कर उससे खेलने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो लाइक सिनेमा हॉल का फोम हो, सिनेमा हॉल वाले सीट वाले फोम्स हो, या फिर रेलवे का हो। कोई नहीं देख रहा है तो बस उसे नोच लो और नोच कर फाड़ कर बर्बाद करो, खेलो, बड़ा मजा आएगा। तो चोरियां होती है, फैन वैन चुरा कर लेके चले जाते हैं, लाइट वाइट चुरा देते हैं, पाइप्स चुराए जाते हैं, गिट्टियां चोरी हो जाती है, एंड बर्बादी करने में तो हमें बड़ा मजा आता है। सो अननेसेसरीली चेन पुलिंग ऑफ बाय पैसेंजर्स, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है रेलवेज को कि अननेसेसरी बिना किसी मतलब के ऐसे ही चेन पुल। क्यों? क्योंकि बस यहीं पर है मेरा घर, यहीं से गांव मेरा नजदीक है, तो मैं चेन पुल कर देता हूँ, ये कर देती हूँ सो दैट मुझे ऑटो के पैसे नहीं लगेंगे। इससे तो कोई पैसे नहीं लगे। लेकिन रेलवे के साथ क्या होता है, रेलवे का क्या होता है ना कि देखो कोई भी अगर स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो तो क्या होता है ना कि आप अचानक से अगर कुछ आ जाता है आपके सामने तो अचानक से आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। सो इंजन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर अचानक से ब्रेक लगा दो तो। that same thing happens with our railways as well। रेलवे के साथ भी तो यही होता है ना, रेलगाड़ी के साथ भी तो यही होता है कि इंजन अपने फुल स्पीड में चल रही है एंड अचानक से क्या हुआ, तो अचानक से ब्रेक मार दिया गया, ब्रेक मारना पड़ा, चेन पुलिंग करने की वजह से ब्रेक मार दिया गया। सो क्या हुआ, इंजन अचानक से रुक गई। इंजन अचानक से रुकने की वजह से इंजन में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, मशीन में बहुत ज्यादा परेशानी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे रेलवेज को फेस करनी पड़ती हैं। अब आते हैं हमारे पाइपलाइंस पे। सो पाइपलाइंस क्या है, पहले हम पाइपलाइंस क्यों यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे वो हाउस होल्ड हो या फैक्ट्रीज हो, सिर्फ पानी के लिए हम लोग यूज करते थे। बट अब हम क्या करते हैं, अब पाइपलाइन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है हम लोगों ने। अब पेट्रोलियम भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके अलावा क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर, और कहाँ करते हैं, फर्टिलाइजर और थर्मल इंडस्ट्रीज में। लेकिन ये तो सारे लिक्विड टाइप के थे, हम सॉलिड भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो आयरन ओर, जैसे आयरन क्या होता है ना, हम पोर्ट तक पहुंचाने के लिए, सी पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन लाइक लैंड रूट्स इस्तेमाल करें और ट्रांसपोर्ट करें तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हम स्लरी फॉर्म में, मतलब वही जो मेटल है उसको थोड़ा लिक्विडिफाई करके फिर हम क्या करते हैं, उसे हम भेजते हैं पाइपलाइंस के जरिए। सो ये क्या होता है, हमारा पैसा थोड़ा कम लगता है और टाइम भी नहीं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ट्रैफिक का टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो इस वजह से टाइम भी नहीं लगता, पैसा भी कम लगता है। सो हम सॉलिड को भी लिक्विडिफाई करके ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये एक चीज़ हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ें होती है ना यहाँ पर कि लाइक ट्रैफिक का तो कोई टेंशन नहीं होता। उसके सबसे बड़ा चीज़ कि हाँ, जब सेटअप करते हैं हम पाइपलाइन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, सेटअप करने में बहुत बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। बट जब इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, बहुत ही सस्ता है मेंटेनेंस, जैसे कि रेलवेज का मेंटेनेंस एंड सेटअप दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा महंगा है। बट रेलवेज की तुलना में अगर हम पाइपलाइंस की बात करें तो पाइपलाइंस का सेटअप एंड जो भी अगर हम कहें कि उनके लाइक
जाने के लिए जो मेंटेनेंस है वो सस्ता है, बाकियों से बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पर कुछ 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स है, पाइपलाइन नेटवर्क्स है। सबसे पहला है असम कानपुर। तो ये तीनों के तीनों जगह के नाम है, आपको जगह का नाम याद करना पड़ेगा, नेटवर्क्स के नाम याद करने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कौन से स्टेट से निकला है, क्या हुआ है क्या नहीं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको पाइपलाइंस के बारे में लिखना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, तो बिना नेटवर्क्स के बारे में लिखे हुए मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर क्या है, और हाँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करके लिखना। जब भी पॉइंट्स बनाओ ना, चाहे वो पाइपलाइंस का हो, रेलवेज का हो, रोडवेज का हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करके लिखना बहुत बहुत सही होता है। लाइक नोट्स वोट्स अगर बनाने हो तो मैं कह रही हूँ कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एक और चीज मुझे बताना था कि कंक्लूजन लिखना मत भूलना, कंक्लूजन बिल्कुल लिखना, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आंसर, अगर बड़ा आंसर लिख रहे हो तो आप क्या कंक्लूड निकालते हो, मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, क्या सोच रहे हो, क्या समझते हो कि क्या है ये। शॉर्ट नोट्स और कुछ अगर लिखने के लिए बोला जाता है तो उसमें वो सारे में कंक्लूजन लिखना, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो तुम्हारे आंसर को बहुत अच्छा कर देता है, बहुत मार्क्स फेचिंग हो जाता है। पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स के अलावा मत लिखना, हेडिंग एंड सब पॉइंट्स देकर पॉइंट्स लिखना। सो 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स में आता है हमारा असम एंड कानपुर। असम एंड कानपुर में क्या है, लाइक असम टू कानपुर, सो अपर असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ से निकलती है ये, गुवाहाटी होते हुए, गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद से होते हुए, और इसके ब्रांचेस कहाँ हैं, तो बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम और गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो ये सारे, ये तो नेटवर्क्स है, किस किस तरफ से निकल रही है, कौन कौन सी जगह से इसको कनेक्ट किया जा रहा है। फिर वही अगर हम बात करें सलिया टू जलंधर, सलिया गुजरात से जलंधर, तो इसके बीच में जितने भी सारे जगह हो जाएंगे, जितने भी चाहे मथुरा है या दिल्ली है, सोनीपत है, ये सारे ब्रांचेस है, कोयली, गुजरात, वडोदरा, ये सारे से ये निकलता है। फिर है हमारा हाजिरा, हाजिरा गुजरात टू जगदीशपुर, इसमें भी सारे हमारे कौन कौन से जगह इसके वाया होकर, नहीं क्या, हाजिरा से जमशेदपुर या जगदीशपुर जाने वाली ट्रेन वाया मध्य प्रदेश होकर जाने वाली है इस प्लेटफॉर्म पर, कुछ इस तरीके से ना वाया। सो वाया ये उन जगह को कवर करते हुए निकलेगी एक जगह से दूसरे जगह को। सो दीज आर द थिंग्स, ये 3 नेटवर्क्स है। यहाँ पर हमारा पाइपलाइंस खत्म हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये पाइपलाइंस। बड़ा है क्या हमारा वाटरवेज, जैसे हमारा रोडवेज था ना वैसे ही हमारा वाटरवेज थोड़ा बड़ा है। सो अब मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ, देन आई राइट वाटरवेज, और फिर हम डिस्कस करेंगे एयरवेज भी। सो ये रहा हमारा वाटरवेज। तो वाटरवेज क्या है, वाटरवेज है हमारा सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे सस्ता। और क्या है ना कि क्योंकि ये सबसे सस्ता है, फ्यूल एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली भी है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैवी गुड्स एंड बल्की गुड्स बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि 95% ऑफ द ट्रेड हम वाटरवेज के जरिए करते हैं। फिर इनलैंड नेविगेशन हमारे पास कितने हैं, तो 14,500 किलोमीटर्स है लेंथ में, एंड एट द सेम टाइम जिसमें से हम 3,700 किलोमीटर्स नेविगेट करते हैं मर्चेंडाइज बोट से। सो ये सारे के सारे हैं हमारे इनलैंड के। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एडवांटेजेस निकल जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, इको फ्रेंडली है। फिर उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम एडवांटेजेस में लिख सकते हैं हमारा कि सूटेबल है, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है कैरिंग बल्की गुड्स उठाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ऑब्वियसली वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। वैसे इसमें डिसएडवांटेजेस कुछ लिखा है नहीं। फिर क्या है, नेशनल वाटरवेज। तो नेशनल वाटरवेज हमारे पास 3 है, जिसमें से पहला है गंगा रिवर बेल्ट जो कि इलाहाबाद एंड हल्दिया तक जाता है, एंड ये कितना है, तो 1620 किलोमीटर्स, नेशनल हाईवे नंबर 1। फिर द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सादिया एंड धुबरी, सो इसका हमारा किलोमीटर है 891 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस कवर करता है, एंड दिस इज आवर नेशनल वाटरवेज नंबर 2। आई डोंट नो, मैंने इससे पहले अगर नेशनल हाईवेज बोल दिया होगा तो गलती से, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है ये। फिर तीसरा है हमारा इंडिया द वेस्ट वास्ट कैनल इन केरला, जो कि केरला में है, इसे हम नेशनल वाटरवेज नंबर 3 कहते हैं। एंड हम जानते हैं कि लाइक वाटरवेज 95% ऑफ द ट्रेड क्या करते हैं ना, हम वाटरवेज के जरिए ही करते हैं, सो सीपोर्ट्स के जरिए ही होता है ये।
और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, हमारे सी पोर्ट में कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर्स है। तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें से हमें पूछा जा सकता है कि वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज कितने सारे हैं और कौन कौन से नेशनल वाटरवेज है, कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये सारी चीजें तो याद करने वाली है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप उसमें लिख देते हो कि हमारा कोस्ट लाइन जो है वो इतना बड़ा है, टोटल कोस्ट लाइन इतना बड़ा है, दैट इज वाई हमारे पास सी पोर्ट्स बहुत सारे हैं और हमारा जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे से काम करता है इन सी पोर्ट्स की वजह से, तो भी बहुत अच्छा होगा, लाइक मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। मेजर सी पोर्ट्स कितने हैं हमारे पास, तो 12 सी पोर्ट्स है मेजर और 187 नॉन मेजर पोर्ट्स है, जिसमें से कंदला जो है वो पहला, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पहला मेजर सी पोर्ट है। बिकॉज मुंबई पोर्ट और हमारा जो कराची पोर्ट था वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंस से पहले काम करता था, बट कराची क्योंकि पाकिस्तान शिफ्ट हो गया इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद, सो इस वजह से मुंबई पोर्ट में ना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, मुंबई पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया था। अब बहुत ज्यादा काम होगा तो डिले होगा, दैट्स वाई कराची पोर्ट यहाँ पर क्या हुआ, तो कराची पोर्ट भी डेवलप किया गया। सो फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसे हम कहते हैं। ये कौन कौन से स्टेट्स को, देखो हर एक पोर्ट, जितने भी हमारे पोर्ट्स है ना, तो वो सारे के सारे पोर्ट्स में यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, कौन कौन से स्टेट का काम संभालती है एंड क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करती है ये सारे पोर्ट्स। तो कराची पोर्ट का काम क्या है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट के जितने भी सारे सामान है वो सारे एक्सपोर्ट करती है। एंड जम्मू एंड कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात वाले जितने भी एरियाज है वहां का काम ये कंदला पोर्ट संभाल लेती है। कंदला इन कच्छ, कंदला पोर्ट, ये टाइडल पोर्ट भी है और दीनदयाल पोर्ट भी इसे कहते हैं। सो अगर नाम आए कि दीनदयाल पोर्ट किसे कहते हैं या टाइडल पोर्ट कौन सा है या कंदला पोर्ट कौन सा है, तो तीनों के तीनों सेम है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा है बिकॉज मेरी पोर्ट छोटी है, सो थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा बहुत मैं बुक के जरिए समझाऊंगी आप लोगों को। सो हमारे पास है यहाँ पर क्या, मुंबई पोर्ट जो कि बिगेस्ट पोर्ट है और बहुत ज्यादा स्पेशियस है, नेचुरल है और वेल सेटल्ड हार्बर है जिसे हम कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हमने लाइक मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि एक लाइक हब पोर्ट की तरह काम करता है रीजन का। फिर आते हैं अगर हम बात करें मरमगांव पोर्ट की, तो मरमगांव पोर्ट क्या करता है, प्रीमियम आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है ऑफ द कंट्री। ये लाइक 50% ऑफ आयरन और यहीं से मरमगांव पोर्ट से ही, गोवा जो है वहीं से हम लोगों का आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर न्यू मैंगलोर कहाँ है, तो कर्नाटक में लोकेटेड है, लाइक कर्नाटक में है और यहाँ से भी आयरन और ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बट कहाँ वाले, केदुरमुख माइंस से आयरन ओर जो निकालते हैं वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट से। फिर आते हैं कोची क्या है, तो कोची हमारे साउथ वेस्ट में है और ये नेचुरल हार्बर है। देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, जैसे नेचुरल हार्बर कौन सा है या फिर कोची या चलो अभी तो हम लोगों को सब्जेक्टिव्स देखना है, तो सब्जेक्टिव्स में भी आपको पोर्ट्स के बारे में लिखने दे दिया, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट से कौन सी चीज एक्सपोर्ट की जाती है, कौन सा पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ है। सो ये दोनों काम करेगा हमारा, ये हमारे मैप वाला भी काम करेगा, लाइक मैप भी अच्छे से हमें याद हो जाएगी एंड हमारा ये जो पोर्ट्स है वो भी याद हो जाएगा। सो मैप के साथ साथ ये काम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ईस्ट कोस्ट की। सो ईस्ट कोस्ट में क्या है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है वो क्या है, तो टूटीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है और ये बड़ा ही नेचुरल हार्बर है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, तो कार्गोज चलती हैं जो कि नेबरिंग कंट्री से इसे जोड़ती है, लाइक श्रीलंका, मालदीव्स में यहाँ से जाता है सामान, एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। फिर चेन्नई जो सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, देखो आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, मैप में अगर आएगा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, तो चेन्नई है। चेन्नई इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री और इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो मुंबई के बाद जो सबसे ज्यादा काम अगर कहीं से होता है तो वो चेन्नई वाले पोर्ट से होता है। विशाखापट्टनम क्या है, तो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। फिर ओरिजिनली ये क्या काम करता है, विशाखापट्टनम वाला पोर्ट तो आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। ज्यादातर पोर्ट जो हमें नजर आ रहे हैं वो आयरन ओर एक्सपोर्ट करने वाले पोर्ट है। फिर परद्वीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है, ये स्पेशलाइज करता है, ये भी आयरन ओर, तो आयरन ओर वाला एक कॉलम बनाना, जितने सारे पोर्ट्स है वहां से लिख देना, इजी हो जाएगा, 4-5 पोर्ट तो मिल ही जाएंगे हमें।
This port serves a very large rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, ये भी हमारा tidal port है. It requires constant rigging of Hooghly, and Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. So कोलकाता पोर्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया था, जिसकी वजह से हमने हल्दिया पोर्ट को बनाया था, सो दैट कोलकाता पोर्ट का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम किया जा सके. अब अगर हम बात करें एयरवेज की, तो एयरवेज क्या है, हमारा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत तेज. हम इजीली, मतलब वाटरवेज लैंडवेज में जितना तेजी हम नहीं पहुंच सकते, उतने उससे कहीं ज्यादा तेजी से हम पहुंच सकते हैं एयरवेज से. तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज हो, चाहे वो लाइक माउंटेन्स हो, हम एयरवेज से कवर कर सकते हैं. प्रोवाइड क्विक हेल्प इन द फ्लड प्रोन एरियाज, एग्जैक्टली फ्लड प्रोन एरियाज, और नहीं तो लैंडस्लाइड एरियाज जितने भी होते हैं वहां पर ये क्विक हेल्प पहुंचा सकती है. और उसके अलावा क्या है यहाँ पर, तो ये इट कैन कवर डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स है, डेरी डेजर्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, हर जगह ओशन स्ट्रेचेस, हर जगह पर हमारे एयरवेज जा सकते हैं. एंड रिलीफ भी पहुंचाए जा सकते हैं. फ्लड हो गया, ये इंटरनेशनल फ्रंटियर्स में रिलीफ पहुंचाया जा सकता है. एयरवेज क्या किया है, हमारे ट्रैवल को बहुत ईजी बना दिया एयरवेज ने. अब कुछ 2-3 तरीके के हमारे एयरवेज है. सबसे पहला है हमारा डोमेस्टिक एयर सर्विस. जैसे इंडियन एयरलाइंस ना दोनों काम करता है, डोमेस्टिक वाला भी एंड इंटरनेशनल भी. इंटरनेशनल में भी आ गया हमारा, लाइक लास्ट में बताएगा हमें कि श्रीलंका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट के तरफ ये इंडियन एयरलाइंस जाती है. एंड अलायंस एयर जो है ये भी हमारा डोमेस्टिक एयरवेज है. फिर उसके अलावा शेड्यूल्ड, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, ये सारे भी है जो डोमेस्टिक एयर सर्विसेज चलाते हैं. ऑल इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एयर सर्विस हमें प्रोवाइड करती है. और यहाँ पवन हंस जो कि है हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये हमें कॉर्पोरेशन हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कहाँ पर, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस के लिए और ऑफशोर कॉर्पोरेशंस में. टू inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and interior parts of Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो ये सारे जो एकदम मतलब जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, उन सारे जगहों पर ये क्या करती है, तो मदद पहुंचाती है. ये पहुंचने में, लोगों को पहुंचने में हेल्प करती है. और उसके अलावा ये क्या है, हम जानते हैं एयर इंडियाज या एयरवेज को मतलब अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. हम इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते एयरवेज. एंड ये क्या है, लाइक कॉमन पीपल के रीच में नहीं है. पर अगर हम देखें इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, लाइक स्पेशली ये सर्विसेज को कॉमन लोगों के लिए एक्सटेंड किया गया है. सो विच इज अ वेरी गुड थिंग. तो अगले वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड. सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. And yes, take care of yourself and your family. Have a very nice day. And please like, share and subscribe कर दो. एक subscribe कर दो. अच्छा ठीक है, like तो कर ही सकते हो. So please like, share and subscribe. Thank you very much.